हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 6 अगस्त। 6 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं, हम उन सभी को एनालाइज करेंगे आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। और इसका नाम प्रीलिम्स डोज इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके बाद एक और आपके सामने एनालिसिस आता है जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से आता है, जिसमें हम एडिटोरियल्स को एनालाइज करते हैं विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो इसे हम करेंगे अगले वीडियो में डिस्कस अबाउट दिस मेन थिंग एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अभी हम आगे बढ़ते हैं आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तो अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम पे, इसको आपको ज्वाइन करना है और इन पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। इसके साथ मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की। आरबीआई रेजेस रेट्स वो निम्बल पॉलिसी। तो देखो बेसिकली हुआ क्या है, इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन जो है हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और इस बार का जो मार्च 2023 तक का जो यहाँ पे प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन को लेकर, वो है यहाँ पे लगभग 6.7% का। ये आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि अगले साल तक हो सकता है कि हमारा जो ईयरली इन्फ्लेशन रेट है वो 6.7% हो। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है ये क्या काम करती है। इसके हाथ में कुछ काम दिए गए हैं। इसके हाथ में पहला काम ये दिया गया है, पहला और सबसे फोरमोस्ट काम जो है वो ये कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। कितना कंट्रोल करना है, इसको रखना है 2 से 6% के बीच में। 2 से 6% की जो रेंज है उसके बीच में इस इन्फ्लेशन को रखना है। और इस रेट से ज़्यादा ना होना चाहिए इन्फ्लेशन, ना ही इससे कम होना चाहिए। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन में कुल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 इसमें से होते हैं जो आरबीआई की साइड से होते हैं और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट की साइड से होते हैं। ये कुछ पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं जिसके थ्रू ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं पॉलिसी डिसीजन में से एक डिसीजन लिया गया है रेपो रेट को बढ़ाने का। अब हम बेसिक्स पे पहले काम करते हैं, फिर आएंगे हम इस आर्टिकल पे। देखो सबसे पहले रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट का बेसिक मीनिंग ये है कि मान लो ये है आरबीआई और यहाँ पे ये छोटे छोटे बैंक्स हैं, मान लो ये एसबीआई है, पीएनबी है, ये सब बैंक्स हैं, ठीक है। अब इन बैंक्स को चाहिए पैसा। इन बैंक्स को यहाँ पे बहुत डिमांड आ रही है कि हमको लोन दो। ये जो नॉर्मल आदमी है जो जा रहे हैं, कॉमन मैन जा रहे हैं बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास, और इन्हें कह रहे हैं कि आप हमें लोन दीजिए। अब लोन होने के लिए, लोन देने के लिए पहले इनके पास भी तो पैसा होना चाहिए। तो इस पैसे के लिए ये लोग जाते हैं आरबीआई के पास। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास जाती हैं लोन लेने के लिए। और इस लोन को तो आरबीआई दे देती है, ये लोन आरबीआई दे देती है, रुपए दे देती है, पैसे दे देती है कमर्शियल बैंक्स को। उसके बदले एक इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है और इसी इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज चार्ज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया while lending funds to the commercial banks। तो इस रेपो का मतलब क्या है, रीपर्चेजिंग ऑप्शन या रीपर्चेज एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को पैसे लेंड करेगी, उसके बदले जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा कमर्शियल बैंक्स के ऊपर आरबीआई के द्वारा, उसको कहा जाएगा रेपो रेट। अब बात समझना कि जब रेपो रेट मान लो बढ़ाया जाता है, रेपो रेट अगर आप बढ़ाओगे इसका मतलब कि जो कमर्शियल बैंक है उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो कमर्शियल बैंक्स क्या होंगी, डिस्करेज होंगी यहाँ पे लोन लेने के लिए आरबीआई से। और अगर यहाँ पे इनके पास पैसा नहीं होगा, ये डिस्करेज होंगी लोन लेने के लिए, इनके पास पैसा नहीं होगा तो ये इसको लेंड कैसे करेंगी, तो ये लेंडिंग भी कम होगी। अगर ये लेंडिंग कम होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि इकोनॉमी में, मार्केट में पैसा कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी। और अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी इसका मतलब ये कि मार्केट में डिमांड भी कम होगी। और अगर मार्केट में डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो ये रेपो रेट को अगर आप बढ़ा देते हो, उससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक्स डिस्करेज होंगे, पैसा नहीं मांगेंगे आरबीआई से, लेंड नहीं करेंगे आरबीआई से क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। और इसी के कारण जो कंज्यूमर है, जो आम आदमी है, वो भी डिस्करेज होगा क्योंकि उसको भी इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो लोन देने की जो कैपेबिलिटी है बैंक्स की कम हो जाएगी, लोन्स लेने की कैपेबिलिटी कंज्यूमर की कम हो जाएगी। तो ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी और देयरफॉर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ऐसा ही उल्टा भी काम चलेगा। दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट क्या है, देखो रिवर्स रेपो रेट का मतलब है, मान लो कि आरबीआई को पैसा खींचना है, इकोनॉमी से आरबीआई को पैसा खींचना है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जाएगा इन बैंक्स के पास, एसबीआई, पीएनबी के पास, और बोलेगा मुझे पैसा दे दो।
ये एसबीआई और कमर्शियल बैंक बोलेंगे ठीक है हम आपको पैसा दे देते हैं, उसके बदले आप भी हमको इंटरेस्ट रेट दो। तो ये जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई के ऊपर चार्ज किया गया है बाय द कमर्शियल बैंक्स, इसको कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। ओके अब देखो ये जो रिवर्स रेपो रेट है, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल बोरोइंग मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। ओके समझ गए। अच्छा अब देखो यहाँ पे मान लो कि ये रिवर्स रेपो रेट जो है उसको बढ़ा दिया जाता है। अगर रिवर्स रेपो रेट आप बढ़ाओगे, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने का मतलब कि आरबीआई को यहाँ पे ज्यादा पैसा, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। अब ज्यादा इंटरेस्ट अगर आरबीआई दे रही है आपको, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा दे रही है, इसका मतलब कि कमर्शियल बैंक सोचेंगे कि अच्छी बात है, अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा मिल रहा है यानी कि इंटरेस्ट हमको ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा पैसा आरबीआई को दे देते हैं। तो आरबीआई अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है तो भी लिक्विडिटी जो है मार्केट से वो खींच लेती है। ठीक है, लिक्विडिटी जो है मार्केट से आरबीआई खींच लेगी, और जब मार्केट में पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा तीसरा है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है कि बेसिकली सभी कमर्शियल बैंक्स को ये कहा जाता है कि आप अपना जो टोटल मनी आपके पास पड़ा है उसमें से कुछ पैसे को आप रिजर्व के फॉर्म में रखोगे। जो आप यहाँ पे कमर्शियल बैंक जो हैं वो कुछ पैसे को, कुछ डिपॉजिट को रिजर्व के फॉर्म में रखेंगी, सो दैट कभी भी बैंक खाली ना हो। ठीक है, हो सकता है कि कुछ इश्यू आ जाए तो बैंक, ऐसा नहीं कि सारे पैसे चले गए, कुछ पैसा रिजर्व में हमेशा होना चाहिए जिसके कारण बैंक जो है कभी बैंकरप्ट नहीं होगा। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ये डिपॉजिट रखना पड़ता है, और ये मैंडेट किया है आरबीआई ने। ये जो स्पेसिफिक अमाउंट है इसको रिजर्व के फॉर्म में होल्ड करती है हर कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, और इसको होल्ड किया जाता है बाय द बैंक इटसेल्फ। ओके, यहाँ पे बैंक रखती है ये कैश रिजर्व रेशियो, आरबीआई नहीं रखती। आरबीआई ने सिर्फ ऑर्डर दिया कि आपको ऐसा करना है। अब इससे क्या होता है कि मान लो कैश रिजर्व रेशियो को हम बढ़ा देते हैं। अगर कैश रिजर्व रेशियो आप बढ़ा दोगे, मान लो 100 रुपए आ रहे हैं किसी बैंक के पास। ठीक है, बैंक के पास मान लो 100 रुपए आए। अब इस बैंक को पहले बोला गया था कि 4% आपको कैश रिजर्व रेशियो रखना है, अब बोल दिया 5%, तो क्या हो गया, सीआरआर बढ़ा दिया गया। तो पहले बैंक क्या करता था, 4 रुपए अगर रखता था कैश रिजर्व रेशियो में तो 96 रुपीज इसके पास होते थे लेंडिंग वगैरह करने के लिए, तो ज्यादा पैसा मार्केट में जा पा रहा था, 96 रुपीज मार्केट में जा पा रहे थे। अब 5% हो गया, यानी कि 5 रुपए आपको कैश रिजर्व रेशियो में रखना पड़ेगा, 96 की जगह आप सिर्फ 95 रुपीज लेंड वगैरह कर सकते हो। इसका मतलब कि मार्केट में जो लिक्विडिटी जा रही थी वो कम हो गई, और जब मार्केट में जाने वाली ये लिक्विडिटी कम हो गई तो डिमांड भी कम हो गई, और उसके कारण इन्फ्लेशन भी कम हो गया। तो जब भी इन तीनों रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब जो हमारे मार्केट है, मार्केट में से जो लिक्विडिटी है उसको खींचने की कोशिश की जा रही है, इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। ओके, अब देखो आते हैं हम आर्टिकल के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि अभी जो यहाँ पे रेपो रेट है उसको 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया, और आज की डेट में रेपो रेट 5.4% है। एक अंदाजा आपको होना चाहिए कि 5.4% अभी ट्रेंड चल रहा है। देखो अभी क्या हो रहा था, इससे पहले एक स्टैग्नेंट था, रेपो रेट जो था स्टैग्नेंट था, धीरे धीरे बढ़ने लगा। धीरे धीरे कब बढ़ने लगा, जब हमारी इकोनॉमी रिकवर करने लगी, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, तो उस टाइम पे हमने रेपो रेट को बढ़ाया सो दैट हम इन्फ्लेशन को कर्व कर पाए। अभी देखो 2023 का ये जो फिस्कल प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से जो हमारा इन्फ्लेशन है लगभग 6.7% होने वाला है, और जीडीपी हमारी 7.2% होने वाली है। ओके, अब देखो आगे एक और एक और चीज की बात की हुई है यहाँ पे, कि यहाँ पे कैलिब्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी हम फॉलो करने वाले हैं। अभी कैलिब्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बहुत सारे स्टैंड्स होते हैं, अलग अलग स्टैंड यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेती है। जैसे कि एक होता है अकोमोडेटिव स्टैंड। अकोमोडेटिव स्टैंड में क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या आरबीआई, यहाँ पे एक्सपांड करती है मनी सप्लाई को, यानी कि मार्केट में, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को पंप किया जाता है, लिक्विडिटी को पंप किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, सो दैट थोड़ा इन्फ्लेशन हो। ठीक है, सो थोड़ा इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डिमांड होगी तभी थोड़ा इन्फ्लेशन होगा, तभी ग्रोथ होगी। अगर बिल्कुल डिमांड ही नहीं है, इन्फ्लेशन ही नहीं है, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। जब तक किसी चीज की डिमांड नहीं होगी तब तक इकोनॉमी नहीं चलेगी। इकोनॉमी में याद रखना, इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा भी बुरा है और बहुत कम भी बुरा है, एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होना ही चाहिए। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन लाने के लिए, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डिमांड को क्रिएट करने के लिए ये अकोमोडेटिव स्टांस लाया जाता है, जिसमें ये जो रेपो रेट है इसको कम कर दिया जाएगा, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा, सीआरआर को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है अकोमोडेटिव पॉलिसी।
दूसरी है न्यूट्रल स्टैंड। न्यूट्रल में ना आप कट करते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो, या तो आप बैंक रेट को कट कर सकते हो या तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, तो दोनों चीजें आप कर सकते हो, न्यूट्रल रहते हो। आप यहाँ पे दोनों चीजों पे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, इन्फ्लेशन पे भी और ग्रोथ पे भी। ओके, तो न्यूट्रल हो, ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन जो आपका रेपो रेट है उसको बढ़ाए जा रहे हो या एकदम कम करते जा रहे हो, ऐसा नहीं। न्यूट्रल आप रहते हो, आप यहाँ पे दोनों को बैलेंस करके चलते हो, ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को, ठीक है। देन नेक्स्ट है हॉकिश। हॉकिश बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पे आप लिक्विडिटी को खींचना चाहते हो, लिक्विडिटी को स्क्वीज करना चाहते हो मार्केट से, सारे यहाँ पे इसको पूरा उठा लेना चाहते हो लिक्विडिटी को, सो दैट डिमांड ज्यादा ना रहे, और जब डिमांड कम हो जाएगी तब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये उन टाइम्स के लिए है हॉकिश स्टैंस, जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। जैसे अभी जो है ना, अभी इन्फ्लेशन ज्यादा है तो हम ये हॉकिश स्टैंस ले सकते हैं, जहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है उसकी प्रायोरिटी होती है इन्फ्लेशन को कर्व करना, और इसके लिए फिर सारे रेट्स जो है, रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी को बढ़ाया जाता है। देन होती है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि आप रेपो रेट को यहाँ पे बढ़ाओगे नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसको कट भी ना करो। हो सकता है रेपो रेट को एक जैसा ही इंटरेस्ट रेट को सारे चलने दो, और जब जरूरत पड़े उनको बढ़ाओ, लेकिन काटोगे नहीं, कम नहीं करोगे रेपो रेट को। तो बेसिकली कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, टाइटन कर रहे हो आप, लिक्विडिटी को टाइटन कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में ग्रोथ को भी थोड़ा सा स्कोप दे रहे हो कि ठीक है, एकदम हमको इतना खींच के नहीं चलना है लिक्विडिटी को, लेकिन थोड़ा बहुत स्कोप ग्रोथ को भी देना है। तो जहां पे भी हमको लगता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए हम रेपो रेट्स को बढ़ा देंगे। ओवरऑल स्टैंड जो है वो यही रहेगा, रेट हाइक की तरफ, जो रेपो रेट वगैरह उसको हम एक हाइक करके ही रखेंगे। ओके, ऑल राइट। तो ये तो हमने बात कर ली बेसिक इशू की, इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट की। क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबल है इन सब चीजों में से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, सुप्रीम कोर्ट मूव्स वर्डिक्ट फॉर बॉडीली ऑटोनॉमी। तो देखो बेसिकली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था उसको हटा दिया है। यहाँ पे ये कहा है कि प्रेगनेंसी को आप 24 वीक्स में टर्मिनेट कर सकते हो 7 कैटेगरीज में। अब ये एमटीपी क्या है, यहाँ पे देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बेसिकली अबॉर्शन को लेकर इंडिया का जो लॉ है वो है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 1971 का लॉ है। इससे बाद में अमेंड भी किया था 2021 में, ठीक है। तो पहले क्या था कि सिर्फ 20 वीक्स तक ही आप अबॉर्शन करा सकते हो, लेकिन बाद में इसको अलाउ किया गया, कुछ कुछ केसेस में 24 वीक्स तक भी आप अबॉर्शन करा सकते हो। ओके, तो 24 वीक्स तक भी आप करा सकते हो। इसमें 24 वीक्स में थोड़ी सी कैटेगरीज को बढ़ाया गया और 7 कैटेगरीज को अब इसमें रखा गया है। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, एमटीपी एक्ट 1971 और 2021 के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, किस तरह से ये पूरा जो लॉ है इवॉल्व किया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एमटीपी एक्ट जो है, पहले ये था कि सिर्फ मैरिड वुमेन के ऊपर लगता था, सिर्फ मैरिड वुमेन का जो अबॉर्शन था वो लीगल था, अनमैरिड वुमेन को ये एड्रेस ही नहीं करता था। लेकिन 2021 का जो यहाँ पे अमेंडमेंट आया है उसके बाद अनमैरिड वुमेन अगर प्रेग्नेंट होती हैं और अगर उनको अबॉर्शन कराना है तो वो करा सकती हैं, इस एक्ट के अंतर्गत वो लीगल है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें गेस्टेशन एज लिमिट क्या है, तो 20 वीक्स तक, पहले सभी टाइम में 20 वीक्स तक आप यहाँ पे अबॉर्शन करा सकते थे। अब यहाँ पे 24 वीक्स तक का टाइम दिया गया है, जो 2021 में अमेंडमेंट आया है उसमें 2021 वाले एक्ट में 24 वीक्स का टाइम दिया गया है, और कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक केसेस में 24 वीक्स के बाद भी आप इसको करा सकते हो अबॉर्शन, ठीक है। तो अगर सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज है, मान लो आपको पता चलता है बहुत बाद में कि जो फीटस है, जो होने वाला बेबी है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटीज है जिसके कारण उस फीटस को तो खतरा है ही, साथ में मदर को भी खतरा हो सकता है, तो ऐसे केसेस में 24 वीक्स के बाद भी अबॉर्शन कराया जा सकता है, ये चीज लीगल कर दी गई है। पहले क्या होता था कि अगर 12 वीक्स तक आपको अगर अबॉर्शन कराना है तो सिर्फ एक एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी जरूरत लगती थी, उसकी अप्रूवल की। अगर 20 वीक्स तक कराना है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत लगती थी, उनके अप्रूवल की। अब क्या हो गया कि 20 वीक्स तक अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर की अप्रूवल से काम हो जाएगा। अगर 20 to 24 वीक्स के बीच में करवाना है, पहले देखो ये जो 24 वीक्स तक का समय दिया गया था ना, 20 to 24 वाला वीक का जो टाइम दिया गया था, ये दिया गया था बस रेप सर्वाइवर्स को, कि अगर कोई रेप सर्वाइवर है एंड शी हैज गॉट प्रेग्नेंट और उनको अबॉर्शन कराना है, तो यहाँ पे उनको 24 वीक्स तक का टाइम दिया गया था, और यहाँ पे दो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनका अप्रूवल लगेगा।
और 24 वीक्स के बाद अगर कराना है तो इसमें तो पूरी की पूरी मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल आपको लगेगा। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर विमेन की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, अगर उसकी प्राइवेसी यहाँ पे हिंडर होती है, तो जो पर्सन वो जो प्राइवेसी उसको हिंडर करेगा उसको सिर्फ 1000 रुपए का फाइन होता था। अब यहाँ पे फाइन भी है और साथ में 1 साल की जेल भी हो सकती है। ओके, तो ये तो हो गए बेसिक्स। अब देखो इस पूरे न्यूज आर्टिकल में क्या बताया है। इस न्यूज आर्टिकल में ये बताया है कि अनमैरिड वुमेन जो थी, अनमैरिड वुमेन को, तो पहले यूं था कि जो अनमैरिड, देखो 1971 वाला जो एक्ट था वो तो एड्रेस ही नहीं करता था अनमैरिड वुमेन वाले अबॉर्शंस को। बाद में इसको एड्रेस किया गया, लेकिन इसमें एक चीज थी, इसमें कहा गया कि जो अनमैरिड वुमेन है उनको यहाँ पे अगर अबॉर्शन कराना है तो वो 20 वीक्स तक ही करा सकती हैं। ठीक है, बाकी सबके लिए जो मैरिड वुमेन है उनके लिए 24 वीक्स तक का टाइम था, 24 वीक्स के बाद भी वो करा सकती हैं। अब यहाँ पे ये जो वर्डिक्ट है ये गया सुप्रीम कोर्ट में और ये चीज कही गई कि मान लो एक अनमैरिड वुमेन जो है उसको बहुत बाद में पता चलता है, 24 वीक्स में पता चलता है कि जो उसका फीटस है वो बहुत अबनॉर्मल है और उसके कारण दोनों मदर और चाइल्ड दोनों को खतरा हो सकता है। अगर उसको बाद में पता लगता है तो वो क्यों नहीं यहाँ पे अबॉर्ट कर सकती। सिर्फ मैरिज हो जाना या मैरिज नहीं होना इसका क्राइटेरिया तो नहीं होना चाहिए। तो इक्वालिटी है तो दोनों के केस में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि हाँ बात सही है, तो 24 वीक्स तक जो अबॉर्ट करने का जो पूरा प्रोसीजर है, क्राइटेरिया है, उसको बढ़ाया गया। और ये कहा गया कि 7 क्राइटेरियाज हैं जहां पे आप 24 वीक्स तक अबॉर्ट कर सकते हो। पहला क्राइटेरिया है कि यहाँ पे अगर आप रेप सर्वाइवर हो या सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर हो। दूसरा, अगर आप एक माइनर हो। तीसरा, अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या फीटल को, यहाँ पे फीटस को कोई डिसेबिलिटी है। इस तरह के 7 क्राइटेरियाज बताए गए और इसमें ये कहा गया कि अनमैरिड वुमेन को भी यहाँ पे ये राइट होगा कि इवन आफ्टर 20 वीक्स, बिटवीन 20 to 24 वीक्स भी अबॉर्शन किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो पूरा लेजिस्लेचर है वो ये कहता है कि यहाँ पे वर्ड हस्बैंड नहीं यूज किया गया इस लॉ में। ठीक है, वर्ड पार्टनर यूज किया गया है। तो सिर्फ हस्बैंड के होने या ना होने से, मैरिज के होने या ना होने से हम इक्वालिटी और इनइक्वालिटी नहीं कर सकते। ठीक है, मेडिकल रिस्क सभी के लिए, मैरिड हो या अनमैरिड हो, सभी के लिए सेम हो सकती है। तो इवन आफ्टर 20 वीक्स द अनमैरिड वुमेन कैन अंडरगो अबॉर्शन। ठीक है, तो ये एमटीपी एक्ट के बारे में आपको थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट प्रिविलेज ऑफ एमपीज डज नॉट एक्सटेंड टू क्रिमिनल केसेस, सेज वेंकैया नायडू। ओके, तो वेंकैया नायडू जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये कहा है कि जो एमपीज हैं, मिनिस्टर्स ऑफ, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, लेकिन ये प्रिविलेजेस जो हैं ये क्रिमिनल एक्ट्स को लेकर प्रिविलेजेस नहीं है। तो ये पहले प्रिविलेजेस क्या है इसकी बात कर लेते हैं। देखो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटी में आपका पेपर 2 में आता है। ठीक है, पॉलिटी में ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको कुछ स्पेसिफिक राइट्स और इम्यूनिटीज दी गई हैं, चाहे फिर वो इंडिविजुअल एक्सरसाइज करें और कलेक्टिवली एक्सरसाइज करें, दोनों तरह से इनको कुछ राइट्स और इम्यूनिटीज दी गई हैं। और ये बोलती हैं कि आपको अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली डिस्चार्ज करने के लिए ये जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस यहाँ पे एमपीज को दिए गए हैं और इन प्रिविलेजेस की बात होती है आर्टिकल नंबर 105 में। आर्टिकल 105 में इन प्रिविलेजेस की बात होती है और इनमें बेसिकली ये बोला गया है कि पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मिलेगा, अगर आप कोई प्रोसीडिंग है तो उसके पब्लिकेशन का राइट आपको मिलेगा। ये कुछ कुछ प्रिविलेजेस आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसके साथ आपको सीआर, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 भी ये बोलता है कि आपको एक और प्रिविलेज मिला है कि आपको कोई भी अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकता। अगर आप एक एमपी हो, ओके, और आपको कोई भी यहाँ पे, अगर मान लो कोई भी सेशन चल रहा है, ठीक है, जैसे मानसून सेशन अभी चल रहा है, तो ये मानसून सेशन चल रहा है या हाउस की मीटिंग हो रही है, उसके 40 डेज पहले और 40 डेज बाद तक आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता सिविल जो प्रोसेस है उसके लिए। ठीक है, सिविल केस के लिए आपको कोई भी अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकता 40 डेज पहले और 40 डेज बाद। लेकिन देखो, इसमें क्रिमिनल केस का कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर लॉन्च हुआ है तो उस केस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ये चीज यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की गई है जो हम अभी आर्टिकल में देखेंगे। ओके, तो सिविल केसेस के लिए तो आपको कोई अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकता अगर मॉनसून सेशन चल रहा है 40 डेज पहले 40 डेज बाद में। ठीक है, लेकिन
क्रिमिनल केसेस के लिए किया जा सकता है। अगर मान लो किसी के राइट जो हैं, प्रिविलेजेस जो हैं वो हिंडर होते हैं, डिसरिगार्ड होते हैं, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का यहाँ पे मोशन लाया जा सकता है पार्लियामेंट में। ओके, और यहाँ पे जो नोटिस है ये कैसे आएगा, एक मोशन के थ्रू आएगा, और ये मोशन जो है ये पास हो जाता है, तो जो भी पर्सन गिल्टी है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का, उसको फिर पार्लियामेंट अकॉर्डिंगली जो भी सजा है वो देती है। तो यहाँ पे रोल ऑफ स्पीकर या राज्यसभा चेयरपर्सन क्या होता है, तो स्पीकर या जो राज्यसभा चेयरमैन है वही फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी होते हैं। जब वो जो प्रिविलेज मोशन जाता है तो उसको डिसाइड करना, उसके ऊपर डिसाइड करना, वो इन्हीं का काम होता है, स्पीकर या राज्यसभा के चेयरपर्सन का। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल है जो जिनके पास ये राइट है कि जो हाउस में जाके बोल सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, ओपिनियन रख सकते हैं, चाहे फिर उनके पास वोटिंग पावर हो या नहीं हो। ठीक है, तो जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके पास वोटिंग पावर नहीं है लेकिन ये शामिल हो सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, तो इनके पास भी ये प्रिविलेजेस हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इनके पास भी हैं। पर याद रखना, प्रेसिडेंट जो कि पार्लियामेंट का पार्ट माने जाते हैं, हिस्सा माने जाते हैं, उनके पास ये प्रिविलेजेस नहीं है। ठीक है, तो उनके ऊपर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं है उनके पास, लेकिन प्रेसिडेंशियल प्रिविलेजेस उनके पास हैं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल प्रिविलेजेस हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि प्रेसिडेंट के प्रिविलेजेस की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, कौन से आर्टिकल नंबर में इन प्रिविलेजेस की बात की गई है। ओके, चलो अब हम इस पे आते हैं वापस से आर्टिकल पे। तो वेंकैया नायडू जी ने ये बोला है कि जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि ईडी या हमको अरेस्ट कर रही है, या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई अरेस्ट कर रही है, जैसे अपोजिशन को भी किया जा रहा है डिटेन, है ना। हमने कुछ दिन पहले देखा था, ईडी ने सोनिया गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, ईडी ने कुछ कांग्रेस के मेंबर्स को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया। तो बहुत सारे लोग जो है लीडर ऑफ अपोजिशन को अरेस्ट कर लिया गया बाय द सीबीआई एंड ईडी। ठीक है, तो समन कर रहे हैं, अरेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं, समन करना या डिटेन करना, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, ईडी या सीबीआई कर रहा है, और ये सारे क्रिमिनल केसेस माने जाएंगे। ओके, ठीक है, तो इनका कहना ये है वेंकैया नायडू जी का कि आर्टिकल 105 जो बात करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, वो ये कहता है कि आपको डिटेन नहीं किया जा सकता, आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन किनके लिए, सिविल केसेस के लिए आपको अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता। सिविल प्रोसीजर कोड में ये कहा गया है, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स हैं उसके लिए एमपीज के पास कोई भी यहाँ पे प्रिविलेज नहीं है, एमपीज डिफरेंट फुटिंग पे नहीं है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है अगर उन्होंने कोई भी क्रिमिनल केस में उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूलिंग जो थी 1966 में भी दी गई थी कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं, लेकिन इन प्रिविलेजेस में यहाँ पे अगर आप सिविल प्रोसीजर में या सिविल केस में आपका अरेस्ट होता है उससे तो आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन है, लेकिन क्रिमिनल केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, फिर चाहे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, कुछ भी हो। ओके, तो ये थे हमारा ये वाला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। तो देखो ओआईसी के बारे में ये आर्टिकल है। Ministry of External Affairs says that Organization of Islamic Cooperation remarks on Kashmir reeks to bigotry। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है क्या? देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ये यूएन के बाद सेकंड सबसे बड़ी बॉडी है। ठीक है, और ये जो सेकंड सबसे बड़ी बॉडी होने के नाते ये ओआईसी जो है इसमें काफी ज्यादा, लगभग 57 मेंबर्स इसमें हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से मेजरली आप देखोगे, ये नॉर्थ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, इजिप्ट हो गया, और ये सारी कंट्रीज जो हैं इस्लामिक कंट्रीज हैं, और उसके अलावा ये मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं ये सारी। ठीक है, इसके अलावा ये इंडोनेशिया है, यहाँ कुछ कंट्रीज हैं, ये सब कंट्रीज हैं बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज हैं। ओके, तो इस्लामिक कोऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन है 1969 में बनाया गया था। इसका चार्टर 1972 में आया था, और इसमें लगभग 57 मेंबर्स हैं, 30 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ओके, अभी इनके बारे में ये कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है बार बार हमारे देश का जम्मू कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे उठाती है, और बार बार क्रिटिसाइज करती है, कुछ भी आग लगाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ बाइगट्री है, बायसनेस है। आप देखोगे इस्लामिक कोऑपरेशन वाली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की तरफ कुछ ज्यादा ही इंक्लाइंड है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, तो सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत ज्यादा बायस्ड है, बाइगट्री दिखाती है, और बार बार हमारे जम्मू कश्मीर वाले मैटर में बोल रही है, और ये बोल रही है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, या ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इंडिया ने क्लियरली बोल दिया कि भैया आपका काम नहीं है, ये इंडिया का इंटीग्रल मैटर है, इंडिया का इंटरनल मैटर है, आप क्यों बोल रहे हैं। ओके, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से हमने अपनी नाराजगी यहाँ पे जाहिर करी है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेकंड लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के बाद।
दूसरी चीज यहाँ पे सारे ही मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसकी कलेक्टिव वॉइस यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है ओआईसी के थ्रू, और यहाँ पे बात जरूर करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी की, लेकिन काम उल्टे ही करते हैं, ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड की पीस एंड हार्मनी की बात जरूर करते हैं। ये जो ओआईसी है ये परमानेंट डेलीगेशन है यूएन और यूरोपियन यूनियन का, और इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट जद्दा सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। और आप देखोगे बहुत टाइम से पाकिस्तान का बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा है ये ओआईसी, ठीक है, तो इसीलिए बार बार इंडिया को टारगेट किया जाता है। तो इंडिया ने भी क्लियरली बोल दिया कि भैया आपका मैटर नहीं है, तो आप साइड हो जाइए, साइड में रहिए, आपको हमको आपसे कोई बात नहीं करनी, ओके। तो ये था और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा इशू। तो आज के लिए इतना ही था, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है सेशन के दौरान, उसका जवाब मुझे जरूर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।